गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, टॉपिक पे आने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं भाई। फाइनली 500 सब्सक्राइबर हो गए हमारे चैनल के। एक्चुअली मैं मतलब अच्छे चल रही थी स्पीड से, लेकिन 400 से 500 होने में बहुत टाइम लग गया। सो फाइनली किसी तरह से हम लोग 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। सो थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। देखो, पिछले टर्न पे हम लोग देखे थे सॉलिड एंगल के बारे में हल्की फुल्की बात किए थे बस, ठीक है, कि सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में बात कर लिए थे। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है, ये भी बता चुके थे हम। जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। जो डायमेंशन होता है वो लेस होता है, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा नहीं बोलेंगे, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक की बात हुई थी हम लोग की, और हम ये तक बता चुके थे कि ओमेगा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो आएगा कितना बताओ? 4 पाई। यहाँ तक की कहानी हो चुकी थी, ठीक है। और हम लोग इसको कंपेयर किससे किए थे? इसको लिखने से पहले, इसके डेफिनेशन से पहले हम लोग प्लेन एंगल की बात किए थे कि भाई प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। यहाँ तक की कहानी हम लोग की हो चुकी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसे देखना ध्यान से भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं उसको। हेडिंग टाइप का लिख लो, हेडिंग रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा, समय के साथ थोड़ी कहानी बदलेंगे हम लोग। जैसे अभी जो प्लेन एंगल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग अल्फा से, ठीक है। और सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओमेगा से, ठीक है। इसी प्लेन एंगल को ना बाद में हम लोग नाम अच्छे से याद रखने के लिए हम लोग इसको प्लेन एंगल ना बोल के क्या बोल देंगे? सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, आई थिंक वर्टिकल की स्पेलिंग ये ऐसे होगा, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल होगा। जैसे है तो वो प्लेन एंगल ही, लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल से अगर तुम्हें समझ में आ रहेगा ना कि सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है, तो उससे ना जो एक मिस्टेक करते हैं हम लोग फॉर्मूला यूज करते वक्त, वो नहीं होगा, ठीक है। क्या मिस्टेक है, किस तरह से वो मिस्टेक कर सकते हैं, क्यों प्लेन एंगल से काम नहीं चल पा रहा है, ये हम बात करेंगे इस पर पूरा डिटेल में। लेकिन पहले हम लोग प्रूफ पर आते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं? रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से इमेजिन करते हैं एक बार। इमेजिन करो, मान लो एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है। अगर हम उसको एकदम बीच से काटें तो 2 हेमिस्फीयर मिल जाएंगे कि नहीं हमको? लेकिन हम बीच से नहीं काट के, जैसे मान लो बड़ा सा स्फीयर है, हम किसी एक साइड से कट कर रहे हैं, साइड से। देखो ध्यान से, किसी एक साइड से कट किए, देखना। एक मिनट, ये इस तरह से कुछ, ठीक है, ठीक है। साइड से कट कर लिए, साइड से कट करके कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अच्छा भाई, जहां से कट किए हैं, मतलब जिस स्फीयर से कट किए हैं, उस स्फीयर का लेट से रेडियस दे दिया गया है कितना? कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R दिया हुआ है। इन दोनों को हम लोग मिला दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल दे दिया गया कितना? अल्फा। अब देखो ध्यान से, देखो ये पहले देखो हम इमेजिन करवा, जैसे स्फीयर है पूरा बड़ा सा, अगर हम एक पोर्शन कट कर ले तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? ऐसा, ऐसे और ऐसे। अगर हम सामने ऐसे देखेंगे ऐसे, तो हमको सर्कल दिखाई देगा, सही बात है। अगर हम यहाँ पे कोई सेंटर मार्क कर ले और उसको सर्कल के सारे पॉइंट से मिला दे, सारे पॉइंट से, तो वो उस सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा कि नहीं, जो 3D में होगा। और सिर्फ अगर टॉप वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मिला दे, एकदम नीचे एकदम ऊपर, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दे, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, ठीक है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा? तो ये वाला एंगल जो 2D में है ना, वो दे दिया गया हम लोग को। और जो ये पूरा आएगा, पूरा ये इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? सॉलिड एंगल। तो हम लोगों को अब ओमेगा और अल्फा में ही रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम प्रूफ कराने पे आ रहे हैं। ध्यान देना एक बार, हम तुमसे क्या बता रहे हैं भाई, बार बार ये बात बोल रहे हैं। सॉलिड एंगल थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट होगा। जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 चाहे जितनी बार भी देखना पड़े, देखना एकदम ध्यान से। सॉलिड एंगल ऐसा नहीं कि एक बार में पच जाए,
पचेबल बनाने के लिए उसको 2-3-4 बार वीडियो देखना पूरा डिटेल में अच्छे से, 2-3-4 बार में तो ढंग से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर होना जरूरी है। गॉसेस लॉ समझने के लिए या उससे क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम लोग को सॉलिड एंगल बहुत बेहतर समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार, हम लोग को करना है कि हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है अल्फा में और ओमेगा में। ध्यान देते हैं एक बार कैसे किया जाए भाई। करने का क्या तरीका है, हम लोग को अगर फॉर्मूले पे हम आए तो हम लोग के पास फॉर्मूला है डी ओमेगा इक्वल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोले हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों के। मतलब हम लोग को छोटा सा एरिया चाहिए और अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग को पूरा का पूरा ओमेगा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं एक बार। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से किसी थीटा पे जाते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का एक विड्थ कट करते हैं, ठीक है। देखते रहना, थीटा पे गए, थीटा पे जाके डी थीटा, इसको हम हटा रहे हैं ना अभी, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे थीटा पे गए और ये है हम लोगों का डी थीटा, डी थीटा। क्लियर हो रही है क्या कहानी? अच्छा, अब ध्यान देते हैं हम लोग एक बार, जब हम थीटा पे जाके डी थीटा का विड्थ कट करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बहुत सही से देखें तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्कल टाइप का से बनेगा जिसका विड्थ कुछ न कुछ रहेगा, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं एक बार इसके सरफेस पर, ठीक है। ऐसे भाई ये रहा, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम सेट कर लेते हैं। अगर बहुत सही से देख पा रहे होंगे तो देखो एक छोटा सर्कल बनेगा। देखो पहले हम ध्यान जाते हैं, जब हम स्फीयर से कट किए तो ऐसे बड़ा सर्कल दिखाई दिया सामने से, वो जो ऊपर ये ऐसे में क्लाइन ड्रॉ किए, ये वाला जो एंगल जो सबसे ऊपर मिलाए थे वो वाला एंगल अल्फा बना। हम क्या किए, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी पर्टिकुलर थीटा पे गए और थीटा पे एक डी थीटा का स्ट्रिप कट किए। जब हम एक स्ट्रिप कट करेंगे तो सामने एक छोटा सर्कल दिखाई देगा जिसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा, तो हम यहाँ वो विड्थ बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब देखो जब ये सर्कल हम बनाए हैं, जिसको हम इधर से देख रहे थे, जब हम ये सर्कल बनाए हैं तो इस सर्कल के सारे पॉइंट मिलकर भी सेंटर में कुछ ना कुछ सॉलिड एंगल बना रहे होंगे कि नहीं। अब हम वो छोटा सॉलिड एंगल डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए होगा, तो हम एरिया फोकस करते हैं भाई। इसको कट करके ना सामने से देखते हैं, फ्रॉम फ्रंट इफ वी ऑब्जर्व स्ट्रिप फ्रॉम फ्रंट, अगर हम उस स्ट्रिप को ना सामने से देखें, अच्छा सर रुकिए, सामने से देखते हैं उसको, ठीक है। देखो सामने से कैसा दिखाई देगा, सर्कल जिसका कुछ न कुछ विड्थ है, ठीक है भाई। ये रहा विड्थ, ऐसे 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 उसका कुछ विड्थ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ये रहा विड्थ भाई, ये रहा। ये रेडियस कितना होगा ये बताओ ध्यान से। तो अच्छा बताओ ये कितना होगा, बोले सर ये आर होगा। अच्छा ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन, बोले सर ये भी आर ही होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। अरे बोलो भाई आर ही होगा ये तो। अच्छा अगर हम इसको ब्रेक करें, इसको देखें ध्यान से, इसको ट्राइंगल देखना ना, अगर ये वाली वैल्यू है आर, ये वाला एंगल है थीटा, तो बताओ ये कितना होगा। बोले सर ये जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आता है तो आर कॉस थीटा, लेकिन सर्कल ये है तो रेडियस ये वाला होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोले ये बन जाएगा सर आर साइन थीटा, ठीक है क्या। तो ये आर साइन थीटा हो गया। तो हम लोग को उस सर्कल का रेडियस मिल गया, उस सर्कल का रेडियस। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। अच्छा ये विड्थ कितना होगा, बोले सर अगर इसको तुम ध्यान दो तो एक बार, ये आर है, ये है डी थीटा, तो बताओ ये विड्थ कितना होगा। अगर ये आर और ये है डी थीटा तो ये विड्थ कितना होगा, बोले ये आर का काम करेगा कि नहीं। और आर्क इक्वल क्या होता है, आर्क इक्वल होता है एंगल इंटू रेडियस या रेडियस इंटू एंगल। अरे भाई रेडियस इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो हम यहाँ रेडियस इंटू एंगल भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये विड्थ आ जाएगा आर डी थीटा। तो अगर हम इसका छोटा सा एरिया लिखें डी ए अगर हम लिखें, देखो इसको कट करके अगर हम स्ट्रेच कर दे, सीधा कर दे, तो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा कि नहीं। बोले अगर रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा जिसका हमको लेंथ समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, मतलब हमको नहीं आना चाहिए, तुम लोग को भी आना चाहिए समझ में कि भाई ये लेंथ कितना होगा। बोले सर ये लेंथ जो होगा वो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर इस सर्कल का कितना होगा, बोले सर वो तो 2 पाई रेडियस होता है, और रेडियस है कितना, 2 पाई आर साइन थीटा। ये तो क्या रेक्टेंगल का लेंथ, और ब्रेड्थ का काम करेगा कौन, आर डी थीटा। तो अगर हम एरिया लिखे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
तो 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा हुआ कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया और 2 पाई कॉन्स्टेंट उसको बाहर भगा सकते हैं हम लोग। अब बात ये है कि हमको ये पूरा स्फेयर कवर करना है, तो इस पूरे स्फेयर को कवर करने के लिए हम लोगों को लिमिट रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग पूरा सॉलिड एंगल और पूरा प्लेन एंगल कवर कर पाएंगे। तो अब ध्यान देते हैं क्या रखा जाए लिमिट। हम क्या सिखाए थे भाई, जिसके साथ डी होता है वही वेरिएबल सोचो। तो भाई यहाँ वेरिएबल कौन है, एंगल वेरिएबल है। अच्छा देखते हैं एक बार, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रख दें कि हम इस पूरे शेप को कवर कर लें। तो बोले सर अगर हम लोग इस थीटा की वैल्यू 0 रख दें, 0 से अल्फा जाएं तो पूरा कवर कर लिए कि नहीं। ध्यान देना 0 से अल्फा ही रखना है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ऊपर चल रहे थे तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला पोर्शन भी कवर करता जा रहा है कि नहीं। तो हम थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रख देंगे, 0 से अल्फा तक। ये बात समझ में आ रही है क्या, बस। तो इस तरह से हम लोग क्या मिल जाएगा, 0 सॉलिड एंगल से टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कहां लिखा जाए, ये हेडिंग तो हो ही चुका होगा, देखना आगे बढ़ने से। हाँ भाई, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल, यहां से क्या कर लेंगे 2 पाई बाहर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। भाई देखो हम ये जिसका बेसिक मैथ थोड़ा वीक है ना, देखो हम गलती नहीं कर सकते ना, हम लोग 11th में बहुत मिस्टेक कर सकते थे या कर चुके हैं, लेकिन 12th में कोई मिस्टेक नहीं करना। अगर तुमको ये बेसिक बातें समझ में नहीं आ रही कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ छुटा हुआ है या उस टाइम पहले हम लोग का छूट गया था, तो सब वीडियो बन चुका है बेसिक मैथ्स का। तो बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट पे जाओ, मतलब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके बेसिक मैथ्स के सारे वीडियोस देख लो, उसमें हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वहां देख लो भाई, और ये सब बेसिक चीजें एकदम क्लियर रखो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये सब यहाँ नहीं बता सकते ना, नहीं तो ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ यहीं की बात, और बेसिक मैथ्स के बाद बेसिक मैथ्स में कर चुके हैं, तो वहां देख लेना अच्छे से। तो ये हो गया भाई माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना अल्फा। ध्यान देंगे एक बार, ओमेगा इक्वल 2 पाई। ध्यान देना एक बार, तो पहले अपर लिमिट रख देते हैं, क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। फिर फॉर्मूले का माइनस, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, और एक माइनस और है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 0 मत बोल देना भाई, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 पाई, आगे पीछे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का रिलेशन किसके बीच में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रट लो, लिख लो, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का ये रिलेशन हो गया हम लोग का। ओमेगा इक्वल्स टू क्या पाए हैं 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अब हल्का फुल्का दिमाग में चलना चाहिए कि सर आप प्लेन एंगल की जगह ये बोल रहे थे कि इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलना ज्यादा सही है। इसलिए सही है, देखो ध्यान से, सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, सेमी वर्ड का मतलब आधा। सेमी वर्टिकल एंगल सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि दिमाग में ये बैठा रहे कि हम किसी शेप के लिए पूरा एंगल नहीं लेते हैं। जैसे हम जब इस स्फेयर का किसी पार्ट को कट किए थे तो प्लेन में वो कितना एंगल बना रहा है, टोटल कितना एंगल बना रहा है, टोटल एंगल बना रहा है 2 अल्फा। लेकिन हम कितना लिखे इस फॉर्मूले में, केवल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल इसीलिए बोल रहे हैं, जो एंगल दिख रहा है टोटल उसका हाफ यूज करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो इसको अच्छे से एकदम, तो नोट करो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इस पे। अच्छा, पिछली बार कोई हमसे पूछा था पिछले क्लास में, या तुम्हारे दिमाग में अभी कंफ्यूजन ये आ सकता है कि सर सॉलिड एंगल पे आप बार बार स्फेयर का नाम ले रहे हैं, क्या सॉलिड एंगल केवल स्फेयर के लिए डिफाइन होता है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, सॉलिड एंगल किसी भी तरह के 3D ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे याद करो भाई, प्लेन एंगल केवल सर्कल के लिए डिफाइन नहीं होता था, एंगल केवल सर्कल के लिए नहीं होता है, किसी भी शेप में हम लोग एंगल की बात कर सकते थे। वैसे ही सॉलिड एंगल की बात किसी भी
3D ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुना ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि कहानी समझ में आए हम लोगों को। दिमाग लगाना। फाइंड सॉलिड एंगल formed at center in following situation। दिमाग लगाएंगे भाई, 20 से 30 सेकंड में क्या क्वेश्चन होना चाहिए, तो हम एक एक फिगर बनाते जाएंगे और फटाफट उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखना ध्यान से। फर्स्ट चलो बताओ कितना आएगा। इस केस में सॉलिड एंगल की वैल्यू 30 सेकंड में सोचना है। वो वीडियो रोको तो एक बार, वीडियो रोक के पहले ट्राई करो। हेमिस्फेयर दे दिए हैं, हेमिस्फेयर के लिए उसके सेंटर पे बनने वाला सॉलिड एंगल बताना है। रेडियस आर बार ले लो, कोई मतलब तो है नहीं इसका, लेकिन चलो खैर बताओ। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो ध्यान से। बोले सर कर लिए ना ट्राई, देखना सुनना भाई। हम लोग के पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ध्यान से ना हम लोग इसका वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करेंगे। भाई इसको हम लोग ऐसे से कर लेते हैं। अब इसका पहले 2D वाला एंगल सोचो। 2D वाला एंगल अगर पता चल गया तो काम हो जाएगा। हम 2D में चलते हैं ना। जब हम 2D में चले तो हम लोग टोटल एंगल कितना घूमे? पाई। 180 डिग्री घूमे कि नहीं? लेकिन हम लोग को क्या रखना होता है यहाँ पे? सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ से इसका हाफ वाला एंगल रखेंगे, आधा एंगल। आधा एंगल कितना होगा उसका? बोले जो ये आधा एंगल आएगा सर वो तो π/2 आ जाएगा। रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस π/2। कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 पाई। एकदम सही है, याद करो। पिछले टाइम पे हम जाते थे ये बात सिखा के गए थे कि अगर कोई स्फेयर होता है, स्फेयर, तो पूरा स्फेयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया था भाई? 4 पाई। वही तो मैक्सिमम एंगल आया था, मैक्सिमम सॉलिड एंगल। तो सीधी बात है ना, अगर हाफ स्फेयर होगा तो निश्चित तौर पर उसका हाफ एंगल बनाएगा, 2 पाई बनाएगा, ठीक है। नोट करो इसको ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई, सुनना ध्यान से। सेकंड ध्यान देना। तो सेकंड क्या है? सेकंड दे दिया गया है कि मान लेते हैं पूरा स्फेयर है। अब बताओ अगर पूरा स्फेयर है तब कैसे करेंगे सॉल्व? बोले सर सिंपल बात है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये टोटल एंगल बन कितना रहा है? टोटल एंगल बन रहा है 360 डिग्री, 360। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉलिड एंगल निकाले तो कितना आ जाएगा? 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, उसका हाफ रखेंगे। टोटल एंगल कितना बना था? 2 पाई। अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल के अकॉर्डिंग चलें तो कितना आ जाएगा? अरे 180 रखेंगे ना, और 180 मतलब पाई। अगर हम पाई रख दें तो कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू -1, 1 माइनस -1 तो 1 + 1 मतलब 2 पाई 1 माइनस -1। तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा कितना आंसर? ये आ जाएगा 4 पाई। ये बात समझ में आ रही है? तो एक पूरा स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बना लेगा? 4 पाई। हम लोग यहाँ से भी प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है। एक आध और करते हैं भाई, ध्यान सुनना। लिखो इफ सॉलिड एंगल, लिखो क्वेश्चन, इफ सॉलिड एंगल formed by, if solid angle formed by, solid angle formed by sphere on its center is, sphere on its center is 3 pi, center is 3 pi, then find total plane angle formed by that portion of sphere on center, total plane angle formed by that portion of sphere on center। टोटल प्लेन एंगल पूछ रहे हैं, टोटल प्लेन एंगल पूछा जा रहा है कि भाई वो पर्टिकुलर पोर्शन
स्फेयर के सेंटर पे कितना टोटल प्लेन एंगल बना रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ट्राई करते हैं एक बार, वीडियो रोको तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वीडियो रोक के पहले ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो ध्यान से भाई, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, यही फॉर्मूला था क्या? मैं हमारे पास फॉर्मूला रख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? बोले सर 3 पाई इक्वल 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, पाई पाई उड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आया 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल 3/2 आ रहा है क्या? और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम लोग इधर उधर कर ले तो आ जाएगा 1 माइनस 3/2, तो ये कॉस अल्फा कितना आ गया? कॉस अल्फा आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। ये बात समझ में आ रही है क्या? और ये हम बता चुके हैं, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो इस चीज़ को रटना है हम लोगों को। ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है कॉस 120 डिग्री की। ये इससे उड़ा देंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री, या फिर कितना आ गया 2π/3। लेकिन ये क्या है? ये है सेमी एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल या सेमी एंगल बोल देते हैं इसको। तो ये तो आधा एंगल है। इसका मतलब कि अगर हम लोग से पूछा गया कितना बताओ, ये हम लोग से पूछा गया है कि भाई ये बताओ टोटल प्लेन एंगल कितना बनेगा, तो टोटल प्लेन एंगल तो इस वाले का डबल हो जाएगा। तो टोटल प्लेन एंगल जो आएगा वो आ जाएगा 2π/3 इंटू 2, मतलब कितना आ जाएगा वो 240 डिग्री, मतलब 4π/3, 240 डिग्री। बात समझ में? अच्छा ध्यान देते हैं एक बार, ये सही की गलत पर ऐसा सोच लेते हैं, 240 डिग्री लिख भी लेते हैं ना, 240 डिग्री। अच्छा ये बताओ, जो पूरा स्फेयर बनेगा, पूरा स्फेयर, वो उसका प्लेन एंगल, प्लेन में कितना एंगल बनेगा? बोले प्लेन में एंगल सर 360 डिग्री बनेगा। अरे भाई पूरा स्फेयर है तो उसका अगर हम लोग देखें ऐसे तो प्लेन एंगल टोटल कितना बना? 360 बना कि नहीं? अगर हेमिस्फेयर होता, हेमिस्फेयर, तो कितना एंगल बनता? बोले 180 डिग्री, और ये कितना बनता? 360 डिग्री। इस केस में सॉलिड एंगल कितना आया था? 2 पाई। इस केस में सॉलिड एंगल कितना आया था? 4 पाई। और अभी सॉलिड एंगल कितना आया है? 3 पाई। अरे बोलो भाई सॉलिड एंगल कितना आ गया? 3 पाई आया। तो जब सॉलिड एंगल 3 पाई आया तो बिल्कुल सही भी बात थी ना, जब क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मान लो हम लोग से सॉल्व करने नहीं आता तो भी हम लोग इसका लॉजिकल आंसर दे सकते थे कि सर एक मिनट रुकिए, जब 4 पाई होता तो टोटल प्लेन एंगल आता 360 डिग्री, अगर सॉलिड एंगल होता 2 पाई तो टोटल प्लेन एंगल आता 180 डिग्री। अभी हमको सॉलिड एंगल कितना चाहिए? 3 पाई, मतलब 2 पाई और 4 पाई के बीच में। इसका मतलब कंफर्म है कि जो आंसर है वो 180 और 360 के बीच का ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर दे सकते थे। अगर इसके बीच का, इन दोनों के बीच का केवल एक ही ऑप्शन प्रेजेंट होता तो उसको टिक कर देते, लेकिन अगर मोर देन 1 ऑप्शन होते तब तो हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके की कहानी है भाई, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो चलो अब और आगे ध्यान देते हैं, सुनना सब, कुछ कुछ छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि भाई सर स्फेयर है, जो कन्फ्यूजन होता है ना उसको लिखेंगे हम लोग ना, तो हेडिंग टाइप का लिख लो, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सॉलिड एंगल। हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सॉलिड एंगल, बोले उसमें लिखना। देखो अच्छा ध्यान से बताओ तो हमको, जैसे सेंटर है तो सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बना टोटल? अगर हम माने सेंटर को C, तो एट सी सॉलिड एंगल अगर हम टोटल की बात करें तो कितना आएगा? 4 पाई आएगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। अब मेन दिक्कत कहाँ आती है ना? दिक्कत आती है जब हम लोग कोई अलग अलग सा पॉइंट लेते हैं। जैसे कोई एक पॉइंट ले लिए B, कोई एक पॉइंट ले लिए A, कोई एक पॉइंट ले लिए D, कोई एक पॉइंट ले लिए E, इस टाइप का, ठीक है। E भी मान लो तो किसी आ गया दिमाग में F, और ये मान लेते हैं हम लोग G, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सर इन सब की कहानी क्या है? सॉलिड एंगल एट A कितना होगा, सॉलिड एंगल एट D कितना होगा, सॉलिड एंगल एट, इसको मान लेते हैं B,
ये D कितना होगा, सॉलिड एंगल एट E कितना होगा, सॉलिड एंगल एट F कितना होगा, सॉलिड एंगल एट G कितना होगा, इन सब की कहानी सोचते हैं पहले। देखो सुनो ध्यान से, हम क्या बताएं, हम ये बताएं कि सॉलिड एंगल अगर पूरा पैक्ड है ना, पूरा मतलब स्फीयर पूरा क्लोज है, तो अगर कोई क्लोज 3D बॉडी है, स्फीयर के भी तो बात किए हैं, तो अगर कोई क्लोज 3D स्फीयर है तो उसके सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई, ये बात कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ और बातों पर आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम F के अकॉर्डिंग सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्या किया कि सर 1 मिनट रुक जाइए, F के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, तो वो एक बड़ा सॉलिड एंगल यहां देखेंगे, खूब बड़ा सॉलिड एंगल, और एक छोटा सॉलिड एंगल इधर वाले की वजह से पाएंगे। अरे देखो ना, एक छोटा सॉलिड एंगल इधर वाले की वजह से, अरे गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, एक छोटा सॉलिड एंगल इधर वाले की वजह से और एक बड़ा सॉलिड एंगल इधर वाले की वजह से मिलेगा ऐसे। तो ये होता क्या है ना, होता कुछ इस तरीके से है कि अगर हम लोग सेंटर के इतर, सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे जब मूव करते हैं, अगर कोई क्लोज 3D बॉडी है, ठीक है, अभी हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, अगर क्लोज 3D स्फीयर है और हम लोग स्फीयर के अंदर का कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट, तो हर पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल होगा ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आएगी सबकी, चाहे अंदर कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो सेंटर हो चाहे नहीं हो। अगर वो स्फीयर क्लोज स्फीयर है तो निश्चित तौर पर सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक लॉजिकल रीजन दे रहे हैं, वैसे तो ये रटना है, रटना एकदम याद होना चाहिए अच्छे से कि सेंटर पर सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है, और सेंटर के अलावा अंदर का चाहे कोई भी पॉइंट हो उस पर भी जो कुल सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई आएगा। लॉजिकल रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन है जैसे सेंटर पे क्या होता है कि भाई इधर जितना बनाया, जैसे याद है ना हाफ जब बनाए थे, हेमिस्फीयर जब बनाए थे, तो इधर वाले की वजह से 2 पाई और इधर वाले की वजह से भी 2 पाई, तो जुड़ के 4 पाई हो गया था। लेकिन अगर मान लेते हम कोई और पॉइंट लिए तो क्या होगा, जब हम कोई और पॉइंट लिए तो एक की वजह से, जैसे बीचों बीच है तो 2 पाई बढ़ गया, लेकिन अगर मान लेते कोई बीच का पॉइंट लिए तो एक बहुत बड़ा बचेगा, तो उसकी वजह से 2 पाई से ज्यादा एंगल बन जाएगा, और जो बहुत छोटा बनेगा उसकी वजह से 2 पाई से कम एंगल बन जाएगा। और वो जो घटना बढ़ना इस तरीके से होता है ना कि जो नेट एंगल आएगा वो कितना बना रहेगा, 4 पाई बना रहेगा। तो किसी एक की वजह से सॉलिड एंगल 2 पाई से बढ़ जाएगा और किसी एक की वजह से सॉलिड एंगल जो होगा वो 2 पाई से घट जाएगा, लेकिन जो समेशन आएगा, जो सम आएगा, वो टोटल कितना आएगा, 4 पाई ही आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इफ देयर इज अ क्लोज 3D सरफेस स्फीयर, इफ देयर इज अ क्लोज 3D स्फीयर, देन solid angle will be 4 pi at any inside point. Solid angle will be 4 pi at any inside point, ठीक है। Either it is center or not, either it is center or not। ये फिगर बना लो और ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कई बार कंफ्यूजन होता है तो हम लोग इसको एज अ पॉइंट टाइप का नोट कर लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, what happen if 3D बॉडी, ये फिगर बनाने के बाद सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं, what happen if 3D बॉडी is not an sphere, is not a sphere। एन कैसे, एन तो वो आएगा ना, AIEOU सबके पहले ना आता है। तो what happen if 3D बॉडी is not a sphere। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं हम लोग दिमाग में आता है कि सर हाँ सर क्या किया जाए, अगर कोई बॉडी जो है वो लेट से ऐसे मान लेते हैं कुछ कि वो स्फीयर है ही नहीं, ओवल शेप का है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कुछ भी अजीब सा है, ठीक है। तब क्या करें सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार, जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोग के पास ये रहा कुछ सेक्शन, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हम लोग को ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे हम लोग को सॉलिड एंगल पता लगाना है, ठीक है। इस पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये जरूरी नहीं कि सेंटर ही हो, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोगों को इस पूरी 3D बॉडी का क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। ध्यान देना एक बार, ठीक है। अच्छा भाई देखो, ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे सरफेस कट कर लेते हैं, छोटा सरफेस कट कर लिए, ठीक है। छोटा सा सरफेस कट कर लिए, बोले हाँ सर ठीक है। अब अगर हम लोग ना इस सेंटर को ऐसे, तुम तो सिमेट्रिकल लग रहा है, ये लग रहा है, हमने इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा ये ना लगे कि नहीं ये सेंटर ही है क्या सर, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ले लिए भाई, ये डिस्टेंस अलग होगा,
ये डिस्टेंस अलग होगा और ये डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो फिर किसको लेके चलेंगे, तो जो हम लोग इसको ना इस वाले को मिड से मिलाएंगे, ठीक है, मिड से, और इसी को एज अ रेडियस कंसीडर करके चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है हम लोगों के पास वो क्या है, DA/r² है कि नहीं है। तो ये r लेंगे क्या, क्योंकि ये जैसे अगर हमको इसके अबाउट निकालना है, हमारे तो ये पॉइंट है A, तो इसके अबाउट निकाला तो ये डिस्टेंस अलग, ये अलग, ये अलग, तो फिर ये r रखेंगे क्या, तो हम r को सिग्निफाइड कर रहे हैं कि जो हम छोटा सा सरफेस कट कर रहे हैं ना, उस सरफेस के मिड पॉइंट को, क्योंकि छोटा सरफेस है उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो उसके मिड पॉइंट को जहां पे हमको सॉलिड एंगल निकालना उससे मिला देंगे और वही हमारा किसका काम कर जाएगा, r का काम करेगा, ठीक है। अच्छा भाई उस डायरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा ये r है उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ गए आगे। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग रेडियल डायरेक्शन बोल दे रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर, ठीक है। अच्छा ये जो छोटा सा स्फीयर है, सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर, अगर हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो मान लेते हैं हम लोग कितना है, DA वेक्टर, और ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा बना। अच्छा अगर बहुत सही से देख रहे होंगे ना, तो इस सरफेस का अब हम लोग दो पार्ट तोड़ेंगे, देखना ध्यान से, दो पार्ट। याद आ रहा है, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में भी, जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग सीख के आए हैं, वहां हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे थे किसी सरफेस का, अब वो यहाँ यूज में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, गॉसेस लॉ में प्रोजेक्शन के बाद हम गॉसेस लॉ भी स्टार्ट कर सकते थे, सॉलिड एंगल बाद में स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सॉलिड एंगल ना प्रोजेक्शन के बाद ही हम तुरंत पढ़ा दे रहे हैं, ताकि प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ आराम से मिक्स कर लें और फिर सॉलिड एंगल से होते हुए हम लोग गॉसेस लॉ में जाएंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, क्या करें भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम ना ये जो सरफेस बनाए हैं, इस सरफेस का कंपोनेंट ले लेते हैं। देखना कैसे भाई, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा, इस तरह से बनेगा कुछ। देखो देख लो ध्यान से, पहले ये कैसे कर रहे हैं वो हम बता देते हैं एक बार। हम लोग पहले बनाते हैं भाई, ये हम लोग का कौन सा डायरेक्शन हो गया, r वेक्टर, रेडियल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग बनाते हैं जो हम लोग का सरफेस है, वो ये सरफेस, ठीक है। फिर ये हम लोग का एरिया वेक्टर, ऐसे कुछ, ठीक। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ध्यान देना। तो बताओ ये वाला एंगल जो होगा वो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा कि नहीं, यही तो आएगा। अब अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये लाइन जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, देखो ये जो प्लेन बनाया है ना, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान देना एक बार। तो अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर बनाए हैं तो ये वाला एंगल कितना आएगा, बोले ये वाला एंगल से थीटा आएगा। तो अब देखो ना, ये सरफेस, ये जो सरफेस बनाए हैं, ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ दें, इसका कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट जो आएगा वो छोटा सा DA cos थीटा होगा कि नहीं, तो वही तो हम यहाँ रखे हैं। तो ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, और एक्चुअली में यही कुछ और नहीं, ये तो उस सरफेस का प्रोजेक्शन ही हो गया कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा तो एक्चुअली में ना अगर तुम यहाँ ध्यान दे रहे हो तो यहाँ हम लोग को यही यूज करना है, इसको बना लो अच्छे से, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला आता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा इक्वल DA'/r² ही होता है। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी आप कल भी यही बताए थे, हम लोग को तो ये बताए थे आप, और आज भी आप इसी पर क्वेश्चन कराएं, अचानक से आप फॉर्मूला बदल रहे, ये कैसे हो रहा है। ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, अब उस पर समझ जाना। इट इज कंपोनेंट ऑफ, ध्यान देना इस पर अच्छे से, इट इज कंपोनेंट ऑफ सरफेस which is perpendicular to the plane of r, या रेडियल वेक्टर बोल सकते हैं। देखो ध्यान से भाई, स्फीयर जब था, स्फीयर है, अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो जो सरफेस होता है ना वो रेडियस का हमेशा परपेंडिकुलर था, तो हम लोग वही लिख के आराम से काम चला लिए।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, अगर ये सरफेस है, देखो ये सरफेस था एक्चुअल, सॉरी ये सरफेस था एक्चुअल, इस सरफेस का एक कंपोनेंट आया डी ए कॉस थीटा जो आर के परपेंडिकुलर है। वैसे ऑल्दो एक और कंपोनेंट आएगा इसका डी ए साइन थीटा, लेकिन वो तो आर के डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका कोई ऐसा सच यूज नहीं पड़ेगा हम लोगों को। देखो ये इसका कोई यूज है नहीं, इसीलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो आर के परपेंडिकुलर हो। अभी तक इसका यूज इसलिए नहीं आया था क्योंकि अभी तक हमेशा जो प्लेन था, जो सरफेस था, वो हमेशा आर के परपेंडिकुलर था स्फेयर के केस में। इसीलिए ना स्फेयर के केस में विजुअलाइजेशन करना आसान होता है। इसीलिए सॉलिड एंगल के शुरुआत में अगर हम ये सब बता देते तो बहुत टफ लगने लगता। इसीलिए सॉलिड एंगल का पहले सिंपल फॉर्मूला लिखें, स्फेयर जो सबसे सिंपल केस था उसको हम डिराइव कराएं, क्योंकि हम सेंटर पे आराम से डिराइव कर सकते थे। अगर हम किसी और प्रेशर नहीं, अभी हम इसके पहले कौन सा पॉइंट लिखवाए थे कि किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल वही होगा, तो हम किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं निकलवा रहे हैं। वो निकलवाना करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम लोग के लिए समझना भी और हमारे लिए करना भी, चाहे किसी बुक के लिए भी करना भी। इसीलिए हम सेंटर के थ्रू करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर सेंटर के बीचों बीच है तो 2 पाई 2 पाई इधर इधर उधर बढ़ेंगे तो घटेगा बढ़ेगा इस तरह से कि टोटल एंगल हमेशा 4 पाई रहे। फिर अब हम स्फेयर से हट के किसी और बॉडी पे आ रहे हैं, तो जब किसी और सरफेस पे आएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आर के एरिया जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर ही हो। तो उस सरफेस का 2 कंपोनेंट तोड़ना होगा। जैसे देखो ना भाई, ये हम लोग का सरफेस था, इस सरफेस का एक कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर वो तोड़े और वही काम का था उसको लिए। इसीलिए अब हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सुधार रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को लिखो कि डी ए डैश क्या है। डी ए डैश इट इज कंपोनेंट ऑफ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर, और आर के ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं क्या, रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आर तो स्फेयर का रेडियस होता था पहले, अभी क्या है, तो बता भी चुके हैं हम कि वो जो हम छोटा सा सरफेस ले रहे हैं ना, उस सरफेस के मिड पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाएंगे जहां हमको सॉलिड एंगल निकालना है। वही काम किसका कर देगा, आर का। लिखो ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ एज्यूम्ड सरफेस, या आर के बारे में लिखेंगे ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ एज्यूम्ड सरफेस विद दैट पॉइंट at which we have to find, at which we want to find solid angle due to whole 3D surface, due to whole 3D surface, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से, ये बना लो फिगर, ये इस तरह से है भाई, ठीक है। अच्छा, अभी आ रहे हैं उस पे बात पे, हटा दे इसको, ये सब बना लो, एक्स्ट्रा चीजें हटा रहे हैं, देखना। अब भाई देखते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया डी ए डैश, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले ध्यान से, तो ये वाला एंगल थीटा या ये वाला एंगल थीटा बोलेंगे, तो यहाँ बेसिकली आएगा क्या, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं। अब मेन कहानी चालू, क्यों, क्योंकि भाई अभी तो हम लोगों को टोटल एंगल निकालना ही है ना, अभी कहाँ सॉलिड एंगल पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना है कि होल सरफेस कवर कर लें ताकि हम लोग को टोटल जो सॉलिड एंगल है वो मिल जाए। ध्यान देना, अगर हम सबका ऐसे केवल आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते जाएं, ऐसे ऐसे करते हुए आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो तुम अगर बहुत सही से देख पा रहे होगे तो ये एक्चुअल में ना अगेन एक और क्या बन जाएगा, स्फेयर बनेगा। ध्यान सोचो, ध्यान सोचो, ध्यान सोचो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे कोई भी सरफेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी, अगर हम हर का कंपोनेंट आर के, जैसे मान लो ये आर आया तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ये आर कंपोनेंट परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते जाएंगे हर तरफ, तो वो क्या बनता जाएगा, तो वो अल्टीमेटली एक स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन वी टेक, देखना ध्यान से, व्हेन वी टेक ऑल परपेंडिकुलर component of each small part of the area, then it will again form a sphere, ठीक है। ये अगेन एक स्फीयर बना देगा। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर रुकिए, अगर हम ए पॉइंट बहुत पास कर लेते तब तो ये दूर का छोटा बड़ा कुछ भी बन सकता था,
देखो स्फेयर बनेगा, देखो कंफर्म है। अगर मान लेते हैं कि ये कितना बड़ा स्फेयर का बना, तो हो सकता है वो जो पॉइंट हो जो यहाँ माने वो उस स्फेयर का रेडियस ना बने, लेकिन अगर हम सबका कंपोनेंट लेते जाएंगे तो वो अल्टीमेटली एक स्फेयर बनेगा ही बनेगा। और अगर वो स्फेयर बना तो वो जो पॉइंट होगा वो कोई न कोई इनर पॉइंट बनेगा कि नहीं, और अगर कोई ना कोई वो इनर पॉइंट बना देन जो टोटल सॉलिड एंगल है वो निश्चित तौर पर क्या आ जाएगा 4 पाई। अरे देखो इसके पहले हम फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि स्फेयर के अंदर का कोई भी पॉइंट हो सेंटर हो चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नेट सॉलिड एंगल है वो कितना आएगा 4 पाई। वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट, उसको सीखो पहले अच्छे से। फिर हम लोग इस पे आए कि भाई कंपोनेंट लेते जाएंगे तो स्फेयर बनेगा, हो सकता है वो जो पॉइंट हो वो उस स्फेयर का सेंटर ना बने, लेकिन इनर पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। और अगर कोई भी इनर पॉइंट हो रहा है और अल्टीमेटली वो एक स्फेयर बन रहा है तो निश्चित तौर पर उस स्फेयर का जो नेट सॉलिड एंगल है वो कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है? तो बस ये इस तरीके से भाई नोट कर लो इसको अच्छे से। तो एकदम यहाँ तक की बात हो गई क्या, तो इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग में किसी किसी के क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर ये बताइए, अच्छा याद करो तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हम लोग बनाए कहाँ से थे? सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला था वो हम लोग प्लेन एंगल जैसा सोचे थे। तो प्लेन एंगल की कहानी में भी क्या ऐसा कुछ चेंज आ सकता है क्या? वहाँ पे भी क्या एंगल का खेल आता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी ना एक्चुअली में एंगल का खेल आता है। वो बहुत हायर स्टडीज़ में हम लोग यूज करते हैं, बट हम उसको समझा देते हैं यहाँ पे कि प्लेन एंगल में भी ना वो हम एंगल का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, जैसे यहाँ लाए हैं। जैसे हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम क्या बोले कि वो जो एरिया है वो वही एरिया लेंगे जो आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग प्लेन एंगल की बात किए थे, प्लेन एंगल के केस में क्या फॉर्मूला था याद करो तो? एंगल का फॉर्मूला क्या था भाई? एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, था कि नहीं? बोले हाँ सर, आर्क अपॉन रेडियस था। तो जो आर्क है ना वो आर्क भी वही कंपोनेंट होता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरिया कौन सा लिए? वो एरिया जो आर्क के परपेंडिकुलर था। वैसे ही प्लेन एंगल के केस में भी ना आर्क वही लेते हैं जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है ना हम लोग का, सेकंड पॉइंट उसमें लिख लेना, लास्ट में लिख लो नीचे। सेकंड पॉइंट के लास्ट में हम बता रहे हैं ये बात, इफ 3D बॉडी is different from a sphere, if 3D body is different from a sphere, then it will also form 4 pi solid angle at any inside point, 4 pi solid angle at any inside point। ब्रैकेट में लिख लो, all 3D body should be closed completely, all 3D body should be closed completely। ऐसा नहीं कि सिलेंडर है ऊपर नीचे से खुला हुआ, ऐसा नहीं, पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। अगर कोन है तो पूरी तरह से कोन मतलब बंद हो, वो सिलेंडर तो पूरी तरह से क्लोज हो, क्यूब है तो उसका 6 सरफेस बंद रहे, ऐसा नहीं कोई एक सरफेस खुला हुआ रहे, कोई एक सरफेस गायब रहेगा तो सॉलिड एंगल 4 पाई से कम बनेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देते हैं एक बार, लिखना उसी में स्टार पॉइंट कर लो, सेकेंड पॉइंट में स्टार पॉइंट। सिमिलरली वी कैन चेंज, सिमिलरली वी कैन मॉडिफाई से कर लो, वी कैन मॉडिफाई फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल, फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। which will be used in higher studies, which will be used in higher studies, which will be used in higher studies। यहाँ तक होगी क्या कहानी? देखो सुनो ध्यान से, जैसे अगर हम बोले कि भाई ये टोटल एंगल बना रहा है थीटा, ये है एल, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, ये वाला डिस्टेंस भी कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है एल, और ये है हम लोग का थीटा, ठीक है। देखो दो केस अलग अलग, दो केसेस की बात कर रहे हैं, ये है पहला केस
ये है सेकंड केस। देखो कहानी अलग है भाई। जैसे अगर हम इस केस में बोले कि चलो डिफाइन करो थीटा, तो एकदम सिंपल है। थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल देंगे, L बाई आर, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एकदम सिंपल कहानी है। लेकिन जब हम लोग यहाँ डिफाइन किए, देखो सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ के केस हम लोग L बाई आर लिख सकते हैं सिमिलर तरीके से। लेकिन अगर हम मान लेते हैं इस L को हम क्या किए, इस हम L को ना ऐसे बना दिए, देखना ये ऐसे ऐसे कुछ बनाए, और ये मान लो लेंथ से हम लोग का ये मान लेते हैं L1 था, तो ये L1 हो गया। ये मान लेते हैं हम लोग का लेंथ कितना हो गया, L2, ठीक है। अच्छा, अब भाई अगर ये वाला एंगल है लेट से मान लो कितना, ये वाला एंगल है लेट से अल्फा, ये भी है अल्फा, ऐसे, ठीक है। तो अगर अब हम लोग बनाने जाएंगे ना इसको, ऐसे देखना, तो एक मिनट, हाँ अब सही लग रहा है, ये अब सही है, ठीक है। ऐसे मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा वन, थीटा टू, ठीक है। अब अगर हम लोग से बोला जाए कि भाई ये देखो, ये जो पूरा लेंथ है ना, ये पूरा लेंथ है L2। अब बताओ कि अब हम लोग इस एंगल का क्या फॉर्मूला लिखें। क्या अब हम लोग इस थीटा का फॉर्मूला, इस थीटा 2 का फॉर्मूला L2 बाई आर लिख सकते हैं क्या, L2 बाई आर? बोले नहीं, अब थीटा 2 का फॉर्मूला L2 बाई आर लिखना गलत हो जाएगा। देखो इस बात को समझो भाई, चाहे आर का हम लिखना हो, जब हम लोग इस फॉर्मूले में लिखते हैं आर्क लिखते हैं ना, चाहे फिर हम लोग सॉलिड एंगल में एरिया लिखने जाएं, आर्क लिखो चाहे एरिया लिखो, वो दोनों चीजें तभी लिख सकते हैं जब हम लोग वो रेडियस के परपेंडिकुलर पाते हैं। यहाँ देखो, अगर हम लोग स्मॉल सेगमेंट कट करेंगे तो वो आर के परपेंडिकुलर होगा, एकदम सही है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो आर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस L2 का कंपोनेंट लेंगे, इस L2 का कंपोनेंट लेंगे ऐसे। भाई ये एंगल अगर अल्फा है तो L2 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L2 cos अल्फा। और तब हम लोग थीटा 2 का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, L2 cos अल्फा होल अपॉन आर। ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से है भाई। तो यहाँ पे भी ये बात लिखना सही है कि जो ये एंगल होता है ना, एंगल वो आर्क अपॉन रेडियस, एकदम सही बात है। क्योंकि जब हम लोग आर्क बोलते हैं ना, तो ये अपने आप हो गया कि सर्कल के केस में है, और सर्कल के केस में एकदम सही है। लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है और हम उसको लेंथ बाई आर लिखते हैं, लेंथ बाई रेडियस लिखना चाह रहे हैं, तो हम मेंशन करेंगे कि ये वो वाला लेंथ होगा जो रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम बोले ना कि इस लेक्चर को 2-3-4 बार देखेंगे तो भी सही है, ये डिजर्व कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नई नई ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई सी हैं, एक बार में कम पचेबल कम समझेबल है, कम समझेबल कम पचेबल। ऐसा नहीं कि सर हाजमोला लेके आते हैं, हाजमोला के साथ लेंगे मज़ा ही आ जाएगा एकदम, ऐसा नहीं करना है। ये बोले हाजमोला से नहीं हो पाएगा काम, इसको 2-3-4 बार देखेंगे तभी ये कहानी क्लियर हो पाएगी, ठीक है। ध्यान देते हैं, एक बार सुनना। थोड़ी सी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं भाई। हम लोग की सॉलिड एंगल की कहानी वानी तो हो गई, अब ना उसी सॉलिड एंगल की कहानी को हम समझा दे रहे हैं। बोल तो चुके हैं, लेकिन हम ना एज ए एग्जाम्पल इसको दिखा देना चाह रहे हैं। देखो सुनो, अरे सूख जा भाई। देखो एग्जाम्पल के करेस्पॉन्डिंग अगर चले, मान लो बना हुआ है क्या, सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बना हुआ है। अरे ऐसे सिलेंडर बना हुआ है जिसका हाइट कितना है, हाइट है h, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस दे दिया गया कितना, कैपिटल R, हाइट h और रेडियस कैपिटल R। अब अगर बोला जाए कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, चाहे यहाँ कोई पॉइंट है, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, A B C D E कुछ भी पॉइंट होगा, इन सब पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल है ना वो सेम आएगा, C D, ये E है भाई, और E, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब के सब 4 पाई के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि कोई बोला कि नहीं 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 सर, क्यूब में देखा जाए तो भाई देखो केवल एक ही कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी तरह की 3D बॉडी हो, कोई भी तरह की 3D बॉडी हो, हर 3D बॉडी में किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल 4 पाई बनेगा, लेकिन केवल तब जब वो 3D बॉडी पूरी चारों तरफ क्या, हर तरफ से 10 दिशाओं से क्या हो, क्लोज। अगेन वही बात कि ये पॉइंट A B C D E कुछ भी पॉइंट ले लें हम लोग,
इन सब पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल क्या आएगा, 4 पाई ही आएगा जब तक वो इनसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और कुछ बात कर सकते हैं क्या? बोले हाँ, मान लो स्फीयर है तो भी तो वही कहानी है। स्फीयर तो कब से पढ़ के आ रहे हैं, ए बी सी डी ई ये सब, ठीक है। अगर मान लेते क्यूबॉइड है तो भी वही कहानी है। तो इन सब तरह के शेप में अगर कोई भी तरह की 3D बॉडी है वो पूरी तरह से क्लोज है तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, अल्टीमेटली 4 पाई ही आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो अच्छे से। इनका कभी ऑल द प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, हमेशा पूछा क्या जाएगा 4 पाई करेस्पॉन्डिंग। लेकिन कई बार कंफ्यूजन लगता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है हम लोग को ना 1-2 नंबर वाला, तो भी दिक्कत कर जाता है। या कभी एग्जाम में हम लोग के मेंस नीट में भी पूछा जाता है तो भी हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगते हैं। इस बात को एकदम क्लियर दिमाग में बैठा के रखो कि सेंटर पे तो 4 पाई है ही, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे 4 पाई होगा, सिलेंडर के किसी पॉइंट पे 4 पाई होगा, क्यूबॉइड क्यूब कुछ भी, कोई भी अगर 3D बॉडी है क्लोज है तो अंदर 4 पाई होगा। एकदम आंख बंद करो और टिक कर दो, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी है। चलो देखो, अभी कॉपी में लिखना मत, अभी बस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग ना। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे रैंडम टाइप का सरफेस है, रैंडम सरफेस, इसके अंदर हम लोग कोई क्यू चार्ज रखें, क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक भाई। मान लेते हैं, क्योंकि देखो अच्छा अगर हम किसी सरफेस की बात करें, जैसे ये सरफेस है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, बोले ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो मान लेते हैं लेट से स्मॉल r1 टाइप का हो गया, या r मान लेते हैं, ठीक है। स्मॉल r1, ये डिस्टेंस r2 r3 r4 टाइप कुछ होगा, तो हम इसको फिलहाल r मान लिए। यहाँ हम एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं, ऐसे छोटा सा सरफेस। इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो लेट से इधर आ गया कितना, dA वेक्टर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन गया कितना, थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर हम छोटा सा फ्लक्स लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास तो फॉर्मूला है भाई। अगर हम डी फाई लिखें तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा भाई, अगर हम डी फाई लिखें तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया कि नहीं, बताओ भाई, सही है। अच्छा, इस क्यों मान लेते हैं कुछ और है ही नहीं, पूरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है, केवल यही बेचारा छोटू सा चार्ज रखे हैं। तो इस छोटू से चार्ज की वजह से यहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, k q बाई r स्क्वायर। अरे ये सब तो पढ़ चुके हैं ना भाई। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ये सही है क्या, ये हम लोग का छोटा सा फ्लक्स आ गया। भाई अगर हम लोग इंटीग्रेट करने के चक्कर में पड़ रहे हैं तो जो कांस्टेंट उसको बाहर भगा देंगे। के तो बेचारा बदलेगा नहीं, क्योंकि के तो 1/4 पाई फलाना टाइप की चीज़ है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम तो बदल नहीं रहे हैं। के बाहर, क्यू चार्ज फिक्स है उसको भी बाहर, तो के क्यू बाहर, अंदर क्या बचा, डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचा कि नहीं। और अगर बहुत सही से हम डी ए कॉस थीटा को देखें तो अरे देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में ही है कि नहीं। तो ये जो डी ए कॉस थीटा है वो कुछ और नहीं, डी ए डैश हो गया कि नहीं। और डी ए डैश बाई आर स्क्वायर क्या होता था, छोटा सा सॉलिड एंगल होता था कि नहीं। बात सही, बोले हाँ सर सही बात है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना एक बार, तो हम यहाँ से सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल के क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा सॉलिड एंगल का डी, मतलब छोटा सा सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरे सरफेस पर और ये हम लोग जीरो से नेट फ्लक्स तक जा रहे हैं, भाई टोटल फ्लक्स की बात तो कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेट फ्लक्स माइनस जीरो इक्वल के क्यू। बताओ ये क्लोज सरफेस है, क्लोज बॉडी है, और कोई भी क्लोज 3D बॉडी होगी तो जो टोटल सॉलिड एंगल है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना बनता है, बोले ये तो सर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, कितना बनता है, 4 पाई बनता है। के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फ्लक्स है, देखना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कट गया, तो क्या बचा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया बताओ, ये हम लोगों को नेट फ्लक्स मिल गया, कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में ना ये हम लोग मजाक में घर पे बैठे बैठे
5-6 नंबर का एकदम भयानक इंपॉर्टेंट प्रूफ कर लिए। क्या? प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ बाय कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो यही हम लोग का हेडिंग है। क्या हेडिंग है भाई? हेडिंग है प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ का हम लोग प्रूफ कर लिए, गॉसेस लॉ बाय कूलॉम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, भयानक 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 इंपॉर्टेंट। लेक्चर के एंड पे हैं, ये अभी खत्म होने वाला है क्लास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग प्रूफ कर लिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चली। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था? रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर के शुरू में कवर किए। फिर हम लोग कुछ कुछ बातों पे कवर किए भाई, स्फेयर, हेमिस्फेयर के पर सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, कितना आता है वो, एक आध दो न्यूमेरिकल किए। फिर हम लोग क्या देखे बताओ? फिर हम लोग जाने कि अगर सेंटर पर स्फेयर के नहीं, स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे हैं अगर, तो सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई आएगा। उसके बाद हम लोग और भयानक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे कि नहीं, जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पढ़ते वो बेचारा ही गलत था। गलत नहीं था, गलत बोलना सीख नहीं, स्फेयर के लिए ही सही था। तो उसका जनरल फॉर्मूला कुछ और आया। क्या आया? dA-r² आया। ठीक है, तो उसको हम लोग किसी भी बॉडी के लिए प्रूफ किए और ये पाए कि किसी भी तरह की 3D बॉडी हो, किसी भी तरह की 3D बॉडी, अगर वो क्लोज 3D बॉडी है तो जो टोटल सॉलिड एंगल है वो कितना आएगा? 4 पाई आएगा। ठीक है, तो ये यहां तक की बात हम लोग किए भाई, जो टोटल सॉलिड एंगल है वो कितना आ गया? 4 पाई आ गया। ठीक, फिर हम लोग आगे जाके देखें कि जो प्लेन एंगल का फॉर्मूला था उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। उसका यूज तो नहीं आएगा हम लोग को, लेकिन हम बता दिए कि भाई प्लेन एंगल में भी एक्चुअली मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और फिर हम लोग अल्टीमेटली क्या प्रूफ किए? गॉस लॉ को प्रूफ कर लिए कूलॉम्स लॉ से। तो इसका मतलब कि किसका यूज किए हैं? कूलॉम्स लॉ का। क्या प्रूफ किए? गॉस लॉ। क्या ये गॉस लॉ है? क्या ये गॉस लॉ है? बोले हाँ सर, यही गॉस लॉ है। क्या क्या टर्म है वो हम लोग क्लियर करेंगे अगली टर्न पे, बट यही गॉस लॉ है। तो इसमें कूलॉम्स लॉ कहाँ यूज कर लिए? कूलॉम्स लॉ कहाँ यूज कर लिए? ये यूज किए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू रखे ना, ये कूलॉम्स लॉ से ही आया था। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से किसको प्रूफ किए बताओ? गॉस लॉ को प्रूफ किया। ठीक है, यहाँ तक तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।